नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग के सब ये आपके प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, ये उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। जैसे कि हाल ही में अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ है और आरपीएफ और आपका एसएससी जीडी। तो इन सब में क्या होता है कि रीजनिंग पूछा जाता है। तो इन सब एग्ज़ाम के लिए ये जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है। ए के सामने अर्थात बताना है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो आपको दो पासा दिया गया है। अब देखेंगे इन पासे में कि कॉमन क्या है। तो देखेंगे तो ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है, दूसरे पासे में ए नहीं है, सी है, सी भी नहीं है। लेकिन जब देखेंगे बी, तो बी क्या है, दोनों में कॉमन है। जब हमें कॉमन मिल जाता है क्या करते हैं, हम विपरीत सतह को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका यह बी हो गया, बी कॉमन हो गया। अब जो बी है, इन दोनों बी कॉमन है, तो बी के बाद जब चलेंगे हम क्या चलेंगे, आगे जब चलना है हमें तो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में हमें चलना है। तो बी के बाद क्या होगा, सी होगा, सी के बाद क्या होगा, ए होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर सी और ए हो जाएगा। उसी प्रकार किसको करेंगे, दूसरे पासे को भी करेंगे। तो आपका कहाँ है, बी है ये। अब फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी के बाद डी होगा और डी के बाद ई होगा, यानी कि सी के जहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और आपका ए के जहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए के सामने क्या होगा। देख सकते हैं आप, ए के सामने क्या है, तो ई है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ई हो जाएगा। यदि पूछे कि सी के सामने क्या है, तो सी के सामने डी है। और यदि पूछे बी के सामने क्या होगा, तो भी हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी के सामने वाला इसमें दिया ही नहीं है, तो हम ज्ञात इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। इसे आप ध्यान समझिएगा। 1 फरवरी बोला है कि 1 फरवरी 1996 को पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। तो इसे आप ध्यान समझिएगा कि जो आपका 1996 है, यह आपका कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो लीप ईयर की पहचान के लिए क्या करते हैं, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। जब यह 4 से पूरे कट जाएगा तो क्या होगा, मान लेंगे कि यह लीप ईयर है। तो 4 से 16, 3, 4 9 36 और फिर 3 और 36, क्या है आपका, यह 4 से पूरी तरह विभाजित है, यानी क्या है, यह लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो ये समझ सकते हैं कि लीप ईयर में जो आपका साल होता है कितना दिन होता है, 366 दिन का होता है। अर्थात जो फरवरी माह होता है यह 28 दिन न होकर क्या होता है, 29 दिन का होता है। क्या दिन का, तो 29 दिन का होता है। यानी कि 1 फरवरी 1996 को जो फरवरी माह है कितना दिन का है, 29 दिन का है। और पूछा है 3 मार्च को, तो लेकिन 1 फरवरी बोल दिया, क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 फरवरी बोल दिया है कि 1 फरवरी को क्या है, बुधवार है। तो इसमें 28 दिन बचे, फरवरी माह में 28 दिन बचा। और 3 मार्च, फरवरी के बाद मार्च होगा तो प्लस 3 कर देंगे, क्या हो गया आपका 31। अब जो 31 दिन आया है उसे क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होते हैं, हमारे दिन रिपीट होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए इसमें शेष में क्या बचा, 3 बचा। अब जो शेष में बचा है उसे क्या करेंगे, हम जो आपका दिन दिया उसमें जोड़ देंगे, यानी बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे, क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या हो जाएगा, शनिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए शनिवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए।
ताकि अगले आने वाले वीडियो डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से 6वां है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान समझना है आपको। बोल रहा है एक पंक्ति में मोहन क्या है, पीछे से 7वां है। मान लेते हैं मोहन क्या है, 7वां है, पीछे 7वां है। अब पीछे से 7वां बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं, जबकि सोहन आगे से, सोहन क्या है, आगे से 6वां है। सोहन क्या है, इसे कर देते हैं, सोहन क्या है आगे से, इस सोहन हो गया, आगे से क्या है, यह 6वां है। और बोला है इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में आपका राम है। इन दोनों के बीच में कौन है, राम है। अब देखना आपको भी समझ आएगा कि इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में राम है। अब बोला है कि मोहन पीछे से 7वां है। मोहन क्या है, पीछे से 7वां है, और सोहन आगे से 6वां है। अब आगे से 6वां यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो आगे 6वां हो गया। सोहन क्या है, आगे से 6वां है, यानी कि इधर से क्या है, 6वां हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। और जो आपका मोहन है क्या है, पीछे से 7वां है। पीछे 7वां यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब मोहन को देखेंगे तो मोहन भी क्या है, पीछे 7वां हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हुआ, सोहन आगे से 6वां हो गया और मोहन आगे से, पीछे से 7वां हो गया, और उनके बीच में आर है। यानी क्या है, यह जो हम बनाए हैं यह क्या है, इनको जो अब क्वेश्चन में दिया है इसे फॉलो कर रहा है। अब बोला है कि लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी लड़के इसमें कितने हैं, तो इसे काउंटिंग कर लेंगे, सब काउंटिंग कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस पंक्ति में टोटल आपके कितने हैं, न्यूनतम संख्या कितना होगी, तो 10 होगी। अब देखिए 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। 2 से 5 हुआ है, 5 से 26, 26 से 677। तो क्या हो रहा है कि यह अचानक बढ़ते हुआ नजर आ रहा है। जब इतना 5 से आपका 26, 26 से 2 से 677 हो गया, जब इतनी बड़ी संख्या बढ़ रही है, क्या सोचेंगे हम, उसे स्क्वायर या क्यूब के सेंस में सोचेंगे। तो यदि हम जो 2 है इसका स्क्वायर कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। फिर जो 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे और एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका यह 26 है इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 676, और प्लस एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 677 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, 2 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 26 का स्क्वायर +1, तो अगला क्या होगा, 677 का स्क्वायर। अब 677 का स्क्वायर मतलब होता है 677 गुणे 677। अब इतना बड़ा संख्या का गुणा करेंगे तो आपको क्या है कि 1 मिनट 2 मिनट का समय लग जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से हल करना है। तो पहले आपको समझना है कि यदि हम गुणा कराते हैं तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 9 इकाई अंक पे 9, और एक जोड़ना भी है। जब एक जोड़ना है तो उसे इकाई अंक पे ही जोड़ेंगे, और इकाई अंक पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। 10 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इकाई अंक पे 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसके इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अभी गुणा करके देख भी सकते हैं कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का यह शॉर्ट ट्रिक बताया गया है कि आप कैसे इकाई अंक की संख्या को देख के अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। बताना है कि सार्थक क्रम क्या होगा, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा क्या होगा। तो पहले शिशु होगा, बच्चा जिसे बोलते हैं, इसके बाद क्या होगा, शिशु के बाद बच्चा होगा, यानी कुछ बड़ा होगा, और जब बच्चा हो जाएगा तो क्या जाएगा, विद्यालय में जाएगा,
और जब विद्यालय में जाएगा तो युवा हो जाएगा, यानी कि जब कोई विद्यालय में जाता है यानी पढ़ता है 10वीं 12वीं तक, क्या होता है फिर युवा हो जाता है। युवा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा आपका, महाविद्यालय में जाएगा। तो आपका क्रम क्या बनेगा, 2 3 4 5 1। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 2 3 4 5 1 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।